नारियल पानी बेचने वाली सास बहू की सफलता। सपनों के शहर मुंबई में उगता हुआ सूरज पूरे शहर को आबाद कर रहा था। बाजार के एक ही दुकान पर सैकड़ों लोग की भीड़ जमी हुई थी, जहां रमैया और प्रेरणा नाम की दो सास बहू एक बड़ी सी दुकान में नारियल पानी बेचने का व्यापार कर रही थीं। नारियल पानी, ताजा मीठा नारियल पानी ले लो। अरे काकी, धंधे का समय हो रहा है, जल्दी से मेरे 100 नारियल गिन दो। अरे सम्मत दे रहे हैं, जरा सब्र का बांध रखो, ग्राहक तो निपटा ले। अरे काकी, अब आपकी तरह मेरा नारियल पानी का भरपूर दुकान तो रहा नहीं। ठेले पटरी वाले दिन भर क्या कमाई कर पाते हैं, ये तो आप बखूबी समझती होंगी। अब आपका तो जमा जमाया कारोबार है। ये ले तेरे 100 नारियल। आज के नारियल लबालब पानी से भरा हुआ है। संवत नारियल को अपने ठेले पर लाद कर फेरी के लिए निकलता है। दूर खड़ा रौनित नाम का शख्स ये सब देख रहा था। जरा एक नारियल पानी देना। ये लो साहब, 20 रुपया हुआ। आपके वेशभूषा और बातचीत को देखकर तो मुझे ये जान पड़ रहा है जैसे आप अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखती हैं। फिर आप ये नारियल पानी बेचने का काम क्यों कर रही हैं? बेटा, कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर छोटी है तो सोच। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पिछले 1.5 घंटे से आप दोनों को दूर खड़े देख रहा था और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि काफी ज्यादा मांग है आप दोनों सास बहू के नारियल पानी की। यहाँ तक कि ठेले वाले भी आपसे नारियल हैं। आप इतना सस्ता नारियल बेचती हैं तो इस दुकान का भाड़ा, किराया और महीने में क्या बचता है आपको? नारियल पानी की दर घटाकर उनकी बिक्री 4 गुनी होती है, जिसे हमको कोई घाटा नहीं होता। हम आसानी से प्रतिमाह इस नारियल पानी की दुकान से लाखों की कमाई करते हैं। दरअसल मैं एक रिपोर्टर हूँ। क्या मैं आप दोनों सास बहू के नारियल पानी की सफलता की कहानी जान सकता हूँ? इससे गरीब तबके के लोगों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अगर ये जानकर किसी भी गरीब का जीवन बदल सकता है तो हम जरूर बताना चाहेंगे। हम सास बहू के नारियल पानी के इस बड़ी सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। पति की मृत्यु के बाद रमैया ने अपने बलबूते पर अपने बेटे विराज को पढ़ाया लिखाया। उसकी जी तोड़ मेहनत ने गहरी छाप छोड़ी और विराज को पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर नौकरी मिल गई। माँ माँ माँ, ये लो मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस खुशी में मेरे लाल, और तू आज इतना चहक क्यों रहा है? माँ, मेरी नौकरी लग गई। अब से आपका बेटा सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। नौकरी तो आसानी से मिल गई, अब तेरे खातिर छोकरी भी खोजनी पड़ेगी मुझे। क्या माँ, आपको भी मेरी खिंचाई करने के लिए कुछ और विषय नहीं मिला? सरकार की ओर से विराज को एक बड़ा सा घर, गाड़ी, सबकी सुख सुविधा मिल जाती है। कुछ ही महीनों में रमैया प्रेरणा नाम की एक होनहार लड़की से विराज की शादी कर देती है। तीनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे, मगर अल्प दिनों के भीतर मानो उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। एक रोज घर लौटते वक्त विराज की एक सड़क दुर्घटना हो गई। वो बुरी अवस्था में घायल पड़ा रहा। कुछ लोगों की सहायता से वो अस्पताल पहुंचाया गया। रोते बिलखते माँ और बीवी भी अस्पताल आई। डॉक्टर, कहाँ है मेरे पति? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इंजरीज काफी हैं, इमीडिएटली ऑपरेशन कराना होगा। 20 लाख रुपए काउंटर पर जमा करा दीजिए। डॉक्टर, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू पैसे का बंदोबस्त करके अस्पताल में जमा कराती हैं। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? कुछ कहते क्यों नहीं? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। इस कदर दोनों सास बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 10 दिन बाद, माँ जी, अब अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पूरी जमा पूंजी, गहने, पैसे, सब कुछ तो हमने विराज को बचाने में झोंक दिया, मगर वो हमें अकेला छोड़ गया। उसी पल काले पोश पहने हुए एक शख्स उनके घर आकर कहता है, मिसेस विराज सिंह प्रेरणा। जी कहिए। मैं कोर्ट की ओर से आया हूँ। आपके पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनका पद और ये घर अब किसी और के भागीदारी में जाएगा। आपको फौरन इस घर से निकलना पड़ेगा। वकील साहब, इतना तो सोचिए कि हम बेसहारा औरतें जाएंगी कहाँ? देखिए, कोर्ट को उससे कोई वास्ता नहीं। रहने दीजिए माँ जी, आज के जमाने में कानूनी दलाल जगह जगह मिलेंगे। वो दोनों कपड़े की गठरी लिए समंदर किनारे आ जाते हैं, जहाँ कतार में खड़े सैकड़ों नारियल के पेड़ लहलहा रहे थे। प्रेरणा उन्हें गौर से निहार रही थी। माँ जी, आपने कभी नारियल के पेड़ पर चढ़ाई की है क्या? बहू,
यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, न पेट में एक दाना है न सर पर छत, और तुझे काम की बात न सोचकर नारियल की चढ़ाई जैसी बातें करके दिन गंवाने का शौक चढ़ा है। माँ जी, अगर हम सास बहू चाहे तो इन नारियल को अपने कमाई का स्रोत बना सकते हैं। हम गांव के रहने वाले हैं जो पेड़ की चढ़ाई बखूबी जानते हैं। आज रात इन सभी नारियल को तोड़कर हम इससे पूंजी जोड़ सकते हैं। आधी शाम होते ही पर्यटक का आना जाना खत्म हो जाता है और समंदर भी शांत हो जाता है। प्रेरणा चौकन्ना होकर पेड़ पर चढ़कर उन सभी नारियल को तोड़ लेती है। कल ये नारियल पानी हमारे सफर को तय करेगा। पंछियों के चहचहाट के साथ सवेरे पर्यटकों की तामझाम शुरू होती है। सास बहू एक नारियल के पेड़ की छांव में बैठकर नारियल पानी बेचने लगते हैं। ताजा मीठा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पियो और बीमारियों को दूर भगाओ। अरे ओ नारियल पानी वाली, जरा जल्दी से 2 नारियल पानी देना। ये लो मेम साहब, सास बहू स्पेशल नारियल पानी। कितना हुआ? 50 रुपए मेम साहब। समंदर की लहरों का मजा लूट रहे पर्यटक थके मंदे उन सास बहू के पास आकर नारियल पानी खरीदकर प्यास बुझाते हैं। बढ़ते दिन के साथ उनकी कमाई दोगुनी हो जाती है। अब वो एक भाड़े का घर खरीद कर वहाँ गुजर बसर करते हैं। माँ जी, अब हमारे पास इतना दाम तो जुड़ चुका है कि हम एक ठेला खरीदकर आसान तरह से नारियल पानी बेच सकते हैं। मगर बहू, समंदर किनारे हमारे नारियल पानी की बिक्री चल पड़ी है। प्रतिदिन कितने ही पर्यटक हमसे नारियल पानी खरीदते हैं। क्यों ना हम में से एक जना समंदर किनारे पर्यटकों से नारियल पानी बेचने का व्यापार करे और एक ठेले पर नारियल पानी की फेरी करे, तो कमाई हमारी दुगनी होगी। सास बहू 2 भागों में बंटकर नारियल पानी बेचना शुरू करती है। जहाँ रमैया भोर की पहली किरण को समंदर तट पर नारियल पानी बेचती, तो वहीं प्रेरणा रिहायशी इलाके में नारियल पानी बेचने लगी थी। सास बहू के नारियल पानी ले लो, ताजा मीठा लबालब नारियल पानी ले लो, सस्ता नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाली, जरा ठहरो तो, नारियल पानी पिला देना, और हाँ, मलाई वाला नारियल पानी देना। जी जरूर, ये लीजिए, 50 रुपए जोड़ा। सुनो, कल से हर दिन मेरे घर 2 नारियल पानी दे जाना। सास बहू की कड़ी मेहनत उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाती है। नारियल पानी की कमाई से उन्होंने एक आलीशान घर खरीदा और बचे हुए पैसे से समंदर किनारे नारियल पानी की बड़ी दुकान खोल ली। माँ जी, अब से हम सास बहू नारियल पानी का दाम घटाकर उन्हें बेचेंगे। उससे ठेले वालों को मंडी की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और उनका जो समय बचेगा उसे उनकी कमाई पर अच्छा असर होगा। आप दोनों सास बहू की कभी न हारने वाली बुलंद सोच ने ही आपके नारियल पानी के छोटे से व्यापार को बुलंदी के मजबूत शिखर जितनी सफलता दी है। वो रिपोर्टर उनकी इस सफलता की खबर को अखबारों की सुर्खियों में दर्ज कराता है, जिसे सास बहू का नारियल पानी की दुकान और ज्यादा पहचानी जाने लगी थी। माँ जी, यकीन करना मुश्किल है ना कि कल तक जिस सास बहू को गली के लोग नहीं जानते थे, आज उन्हें सारा शहर जानता है। इस सफलता के पीछे हम सास बहू की एकता जो छुपी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर करने वाले की लगन सच्ची हो तो सफलता खुद ही उनके कदम चूमती है। जो नारियल पानी बेचने वाली सास बहू की सफलता की ये कहानी साफ तौर से दर्शाती है। शौचालय में चुड़ैल परिवार। आ रही हैं, वो देखो 2 औरतें आ रही हैं। मेरे परिवार वालों, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही ताजा ताजा खाना खाने को मिलेगा। आज तो हम लोगों को अपनी पसंद का भोजन मिल ही जाएगा। पिताजी, मुझे तो उस आंटी को खाना है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, मैं तो उसी को खाऊंगा। अरे बेटा, जो खाना है खा लेना, ये सब कुछ हमारा ही है, जितना मन करे उतना खाओ। लेकिन पहले उन्हें आने तो दो। चलो हम लोग छुप जाते हैं, नहीं तो हमें देखते ही वो यहाँ से भाग जाएंगे। अगर हमारे गांव में शौचालय ना हो तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, जो उस दिन सरकार ने हमारे शौचालय बनवाने की अपील को मंजूर करके हमारे गांव में शौचालय बनवा दिया। अरे बहन, जल्दी चलो जल्दी, मेरा पेट बहुत खराब हो रहा है, जल्दी से शौचालय में जाकर ही अब तो मुझे राहत मिलेगी। शिल्पा और गायत्री शौचालय में जाकर बैठ जाती हैं, जिसके बाद अचानक से शौचालय की लाइट बंद हो जाती है।
अरे शिल्पा दीदी, शौचालय की लाइट चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मुझसे बात करती रहो। अरे डर क्यों रही है, मैं तेरे साथ ही तो बैठी हूँ। चिंता मत कर, जल्दी से यहाँ से निकलकर गांव पहुँच जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों आराम से शौच करने लगती हैं। गायत्री शिल्पा से बात करती रहती है, लेकिन शिल्पा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर तक जवाब ना आने पर गायत्री शिल्पा से कहती है, अरे दीदी, क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं क्या कोई रेडियो FM हूँ जो तेरी बकवास सुनती रहूंगी? समझती क्या है तू मुझे? तभी अचानक से गायत्री शौच करके उठती है और डरते हुए शिल्पा से कहती है, अरे दीदी, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक बोल रही हो। तभी गायत्री के पीछे से एक भयानक भूत उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उससे कहता है, तुम्हारी गायत्री दीदी अब हमारे कब्जे में है। मेरी पत्नी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। तभी वहां पर भूतिया बच्चा प्रकट होता है और कहता है, माँ पिताजी, मुझे अब और सब्र नहीं होता, मुझे तो इन्हें बस खाना है। जैसे ही चुड़ैल शिल्पा के शरीर से बाहर निकलती है, भूतिया बच्चा शिल्पा के शरीर को खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल गायत्री को खा जाते हैं। इतने दिनों के बाद इंसान के शरीर को खाकर बहुत राहत मिल रही है। आज तो मजा ही आ गया। बेटा, तुम्हारा पेट तो भर गया ना? हाँ माँ, मेरा पेट भर गया है। चलो अब आराम से अपने शौचालय में आराम करते हैं। दोनों भूत और चुड़ैल अपने भूतिया बच्चे के साथ शौचालय में ही सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह शिल्पा और गायत्री के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे तुम लोगों को क्या बताऊं, मेरी शिल्पा गायत्री को लेकर रात के समय पास वाले शौचालय में गई थी, लेकिन कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। अरे मेरी गायत्री भी तो वापस लौट कर नहीं आई। अब बताओ हम लोग क्या करें? अरे नास पीटो, तुम दोनों ने रात के समय उन दोनों को शौचालय भेजा ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ पर एक चुड़ैल का परिवार रहता है? जो रात के समय वहाँ पर जाता है वो उसे मार देते हैं। हाँ, ये बात हो तो गांव की हर एक औरत को पता है। फिर वो दोनों वहाँ क्यों गई? हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया। हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब हम क्या करें? करना क्या है, अब तो उस चुड़ैल के परिवार ने तुम दोनों की पत्नियों को मारकर खा लिया होगा। ऐसा मत कहो कमला बहन, शुभ शुभ बोलो। हमें एक बार वहां जाकर अपनी पत्नियों को ढूंढना चाहिए। प्रीतम कमलेश की बात पर सहमत होता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढने के लिए शौचालय में पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें उनकी पत्नियों का कोई नामो निशान नहीं मिलता, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो एक अघोरी बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने परिवार के साथ हमारे गांव के शौचालय में रहती है और रात के समय जो भी शौचालय में जाता है वो उसे मार देती है। बाबा, उस चुड़ैल ने हम दोनों की पत्नियों को भी मार दिया है। हमारी मदद करो बाबा, उस चुड़ैल को उस गांव से भगाने के लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इतना कहकर अघोरी बाबा रात के समय गांव के शौचालय पर आता है और एक मंत्र का जाप करने लगता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अघोरी के मंत्र से चुड़ैल अपने पति और अपने बच्चे के साथ शौचालय से बाहर निकलती है और अघोरी से कहती है, अघोरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू इन गांव वालों के कहने पर अपनी मौत को दांव पर लगाकर यहाँ आ गया? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चले जाओ अघोरी बाबा, नहीं तो मेरे माता पिता तुम्हें बहुत मारेंगे और तुम्हारा मुर्गा बना देंगे। तुम लोग कौन हो और इस शौचालय में क्या कर रहे हो? इस शौचालय से तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम यहाँ क्यों रहते हो? पूछने वाला तू कौन होता है? अघोरी, चला जा यहाँ से, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी वो लोग उसकी एक नहीं सुनते,
जिनके बाद अघोरी बाबा को गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल के पति और उसके बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है और वो तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से कहती है, रुक जा अघोरी, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे। मैं तुझे पूरी सच्चाई बताती हूँ कि आखिर हम इस शौचालय में क्या कर रहे हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में रहा करती थी। हम लोग मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन गांव में सरकार ने शौचालय बनवाने के ऑर्डर भिजवाए, जिसे बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। मैं और मेरे पति शौचालय बनाने के काम में मजदूरी करने लगे, जिसकी मदद से हमारा घर अच्छा खासा चल रहा था। वहीं मेरा मुन्ना बहुत छोटा था और जब भी हम शौचालय की मजदूरी का काम किया करते थे तो मैं उसे अपने साथ ले आया करती थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस मजबूरी के काम में हम एक दिन मारे जाएंगे। हम लोग काम कर रहे थे, मुन्ना हमारे पास ही खेल रहा था। तभी अचानक से शौचालय की एक दीवार हमारे ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से हम तीनों की मृत्यु हो गई। लेकिन सरकार ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और वहाँ शौचालय बनाने का काम चालू रखा, जिसकी वजह से हम लोग भूत और चुड़ैल बन गए और हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो तो सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसमें तुम्हारी मौत हुई। तुम उसकी सजा गांव वालों को क्यों दे रही हो? यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी और गांव वालों की भलाई है। अघोरी बाबा, हम यहाँ से चाह कर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुम हमारी आत्मा को मुक्ति दिलवा दो तो हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए इस शौचालय पर एक हवन रखूंगा, जिसके बाद तुम तीनों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। इतना कहने के बाद अघोरी बाबा एक अच्छा सा दिन देखकर शौचालय पर एक हवन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जैसे ही हवन पूरा संपन्न हो जाता है, भूत और चुड़ैल अपने बच्चे के साथ वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जिसके बाद शौचालय से भूत और चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लीलावती अपने बगीचे में नारियल के पेड़ों को पानी दे रही होती है कि तभी उसका बेटा रोहित उसके पास आता है और उससे कहता है, माँ, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आपके बेटे की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब आपको नारियल पानी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला ही घर को संभाल लूंगा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब बस तेरे लिए एक अच्छी सी बहू और मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये सोचकर लीलावती रोहित के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने लग जाती है। जिसके बाद पंडित एक मोहिनी नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आता है। जब लीलावती मोहिनी की तस्वीर देखती है तो वो पंडित से अपने बेटे रोहित का रिश्ता मोहिनी से तय कर देती है और कुछ ही दिन में मोहिनी और रोहित की शादी करके मोहिनी को अपने घर ले आती है। जिसके बाद मोहिनी धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब मोहिनी को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम वो कार्तिक रखती है। लेकिन एक दिन उसका बेटा रोहित वो अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। उस दिन रास्ते में ही एक बहुत बड़ी ट्रक से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब लीलावती को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ऊपर वाले, तूने ये क्या कर दिया? एक ही तो बेटा था मेरा, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। मोहिनी भी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर लीलावती उससे कहती है, बहू संभालो अपने आप को, अभी तेरे आगे तेरा बेटा कार्तिक है, तुझे उसकी भी जिंदगी बनानी है। तभी वहां वकील पहुंच जाता है और लीलावती से कहता है, लीलावती जी, मुझे आपको ये एक जरूरी बात बतानी है कि आपके बेटे ने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए। वकील की यह बात सुनकर लीलावती को अपने बेटे के ऊपर बहुत नाज होता है और वो रोते रोते पेपर साइन कर देती है। लेकिन ये बात मोहिनी के दिमाग में खटक जाती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, रोहित जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की कोई परवाह नहीं थी? उन्होंने सारी जायदाद इस बुढ़िया के नाम क्यों की? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारी जायदाद इस बुढ़िया को हड़पने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से मोहिनी लीलावती को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। कभी घर के सारे काम उससे करवाती तो कभी उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाती। एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी और लीलावती को रात के समय बेहोशी की दवाई खिलाकर प्रॉपर्टी के पेपर पर उसका अंगूठा ले लिया। जिसके बाद उसने अगले दिन सुबह लीलावती से कहा, ए बुढ़िया, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है।
आज के बाद तू इस घर में नहीं रह सकती। जा अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से दफा हो जा। बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म ना कर। मैं इस घर में एक कोने में रह लूंगी। अगर तूने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ भटकूंगी। देख बुढ़िया, मेरे पास तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझे रहना ही है तो तुझे मैं बगीचा दान कर रही हूँ और उस बगीचे में एक झोपड़ी बनवा देती हूँ, उसमें रह लियो। मोहिनी बगीचे में एक झोपड़ी बनवा देती है, जिसके बाद बेचारी लीलावती झोपड़ी में रहने लगती है। लीलावती के पास अब कुछ भी नहीं था और अकेले बगीचे में झोपड़ी के अंदर पड़ी रहती थी। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपने बगीचे के अंदर नारियल पानी की खेती करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उसे बाहर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे नारियल पानी की अच्छी खेती होने लगी, उसने खेती के द्वारा नारियल पानी बाजार में जाकर बेचना शुरू कर दिया। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा ठंडे ठंडे नारियल पानी, गर्मी में पियो नारियल पानी। अरे अम्मा, ये नारियल पानी कितने रुपए का है? भैया, एक नारियल पानी 30 रुपए का है। हाँ ठीक है, मुझे एक नारियल पानी दे दो। लीलावती नारियल पानी उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद वो उसे 30 रुपए दे देता है। ऐसे ही दिन भर वो कई सारे नारियल पानी बेचती है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह, आज तो मैंने सही पैसे कमा लिए। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये सोचकर वो शाम होते होते वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है और खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों की लगातार मेहनत और नारियल पानी की खेती से वो नारियल पानी की एक दुकान खोल लेती है। लीलावती शुरू से ही बहुत मेहनती थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गई। अब वो एक नारियल पानी की बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रही थी। वहीं कुछ साल बाद वो बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन मोहिनी का बेटा कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड आरती से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है, जिसके बाद मोहिनी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उसने लीलावती के साथ किया था। एक दिन कार्तिक और आरती मोहिनी को जायदाद से अलग कर देते हैं और उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अपना पेट काट काट कर तुम्हें पाला है और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? अरे सासू माँ, आप ये कैसे भूल सकती हो कि अब आपका बेटा नहीं, मेरा पति है। अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पर ही चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलती बनो। आरती और कार्तिक मोहिनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी मोहिनी दर दर की ठोकर खाने लगती है और सड़कों पर भीख मांगने लगती है। एक दिन वो भूखी प्यासी सड़क के एक किनारे पर पड़ी थी। तभी उसकी नजर मंदिर की तरफ पड़ती है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत गरीब लोगों में खाना बांट रही थी। बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है। लगता है वहाँ कोई भला इंसान गरीब लोगों में खाना बांट रहा है। ये सोचकर मोहिनी किसी तरह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, जहां वो लाइन में लग जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है जो खाना बांट रही थी। अरे, ये तो मेरी सास लीलावती है। मैंने इनका कितना अपमान किया था, आज वही सब मेरे साथ हुआ है। अब मैं उनके सामने कैसे आऊंगी? ऊपर से मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मोहिनी अपनी पल्लू से अपना मुंह छिपा लेती है और लाइन में लगी रहती है। जैसे उसका नंबर आता है, लीलावती की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, जिसके बाद लीलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहती है, अरे बहू रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद मोहिनी लीलावती को अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है। माँ जी, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में कहा था कि जैसे तुम कर्म करते हो वैसे ही भोगते हो। आज वही सब मेरे साथ हुआ जो मैंने आपके साथ किया, वही मेरे साथ भी हुआ। कर्मा इज ऑलवेज राइट। बहू रानी, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। लीलावती मोहिनी को अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद लीलावती और मोहिनी दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई सोने की भुट्टा मशीन। नीरजा अपने 2 बच्चों चिंटू, गुड़िया और बीमार पति माधव के साथ मेहरौली गांव में रहती थी। उसका पति हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब माधव शरीर से भला चंगा था, मगर अंदरूनी बीमारी ने उसे इस कदर घेर लिया कि उसने बिछौना पकड़ लिया, जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी नीरजा के कंधों पर पड़ गई। माँ दुर्गा, आज मेरे फसल की कटाई है।
मुझ पर दया करना। नीरजा अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर आती है जहाँ उसने भुट्टे की खेती की होती है। इस बार तो हमारे भुट्टे बाकी सालों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में उगे हैं। भुट्टे की पैदावार अच्छी तो होनी ही थी चिंटू, क्योंकि माँ ने इस भुट्टे की फसल की सारी जमा पूंजी झोंककर खाद उर्वरक का छिड़काव किया था। इसी से फसल में इतना इजाफा हुआ है। बच्चों, बड़ी ही सतर्कता से इन भुट्टों को इस ठाड़ से अलग करना होगा। तीनों भुट्टों को तोड़कर उन्हें बोरियों में भरकर तैयार करते हैं, जिसके बाद नीरजा उन्हें सिर पर लाद कर धीनू के घर लाती है। धीनू, मैं सारे भुट्टे ले आई हूँ, जल्दी से इनको तोलकर दाम दे दो। माफ करना नीरजा, मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों? पिछले 5 सालों से मैं अपने खेत की फसल तुम्हें ही बेचती आ रही हूँ। ऐन मौके पर तुम मुकर कैसे सकते हो? क्योंकि ब्रिज किशोर से मैंने तुमसे भी सस्ते दामों पर दानेदार भुट्टे खरीद लिए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे भुट्टे नहीं चाहिए। वो निराश होकर उन भुट्टों को लेकर घर लौट आती है। इन भुट्टों को उगाने में मेरी भारी लागत लगी है। सोचा था आज इन्हें बेचकर घर में राशन पानी सब भर दूंगी। अब इन भुट्टों का क्या होगा? माँ, क्यों ना हम इन भुट्टों को पकाकर बेचें? इससे भुट्टे भी बिक जाएंगे और पैसे भी आएंगे। बच्चों के तरकीब से नीरजा को संतुष्टि मिल जाती है। अगले सवेरे नीरजा अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर भुट्टे और अंगीठी लेकर बाजार में एक बोरी पर बैठकर भुट्टे बेचने लगती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे आवाज लगाते हैं। बाढ़ की भुनी भुट्टे, ताजे दानेदार भुट्टे खा लो भैया, चटकदार मसालेदार भुट्टे 10 रुपए जोड़ा। उनके लाख आवाज लगाने पर भी कोई भी उनके भुट्टे खरीदने नहीं आता। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक बड़ी भीड़ उनके भुट्टों के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती है। अरे जरा जल्दी से 2 करारे नमक नींबू लगा के भुट्टे देना। हम भी आपका हाथ बटाते हैं माँ। भुट्टे बेचकर पहले दिन की कमाई से 2 दिन के बाद नीरजा के घर का चूल्हा जलता है। अब हर दिन के साथ उनके भुट्टे की मांग बढ़ती ही चली जा रही थी, जिससे नीरजा एक ठेला खरीद कर उसी पर भुट्टे रखकर बेचने लगी। एक रोज उसे भुट्टे की दुकान बढ़ाने में काफी देरी हो जाती है। घर लौटते वक्त उसे चौराहे पर एक बुढ़िया गिरी हुई दिखती है। मदद करो मेरी। कौन है आप? इतनी रात को इस चौराहे पर क्यों पड़ी हैं? आपके अपने कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं, भाग्य की मारी दुखियारी हूँ। कई दिन की भूखी हूँ। कुछ खिला सकोगी तो ईश्वर तुम्हें उसका फल जरूर देगा। नीरजा झट से बुढ़िया को भुट्टा खाने को देती है। बस तुम्हारे लाजवाब भुट्टे खाकर मेरा पेट भर गया। अचानक वो फटे हाल बुढ़िया एक शोभायमान देवी में बदलकर कहती है। नीरजा, मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। माँ अन्नपूर्णा, इस अभागन के भुट्टे खाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी अन्नपूर्णा अपने शक्ति से एक जादुई अंगीठी प्रकट करके उसे थमा देती है। ये क्या है माँ अन्नपूर्णा? ये जादुई भुट्टा मशीन है। जब तुम इसके भीतर साधारण भुट्टे डालोगी तो इस जादुई मशीन से वो भुट्टे सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलेंगे। जादुई भुट्टा मशीन का रहस्य बताकर देवी नीरजा की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। नीरजा उस जादुई भुट्टा मशीन को ठेले पर सवार करके घर लौट आती है। क्या सचमुच ये जादुई भुट्टा मशीन है? मुझे इसका पता कैसे चलेगा? वो झट से एक भुट्टे को उसके भीतर डालती है। तभी जादुई भुट्टा मशीन के चारों ओर एक लौ चमक उठती है और वो भुट्टा सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलता है, जिसे देख नीरजा की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये तो सचमुच का जादुई भुट्टा मशीन है, जिसके भीतर पल भर में ही डाला गया साधारण भुट्टा सोने का हो जाता है। इसके बाद नीरजा और भी कई भुट्टे जादुई मशीन के भीतर डालती, जो सोने के भुट्टे में तब्दील होकर बाहर आते। ये देख वो बहुत खुश होती है। सवेरा होते ही मैं इन भुट्टों को बेचकर सब ठीक कर लूंगी। सवेरे होते ही वो सोने के सभी भुट्टों को बोरी में भरकर सुनार से उनका सौदा करके पैसे लेकर घर आती है। इतने सारे पैसे? माँ, ये पैसे कहाँ से आए? जानना चाहती हो ये पैसे कहाँ से आए? मगर पहले वादा करो किसी और से इसका जिक्र नहीं करोगे। वादा। नीरजा अपने दोनों बच्चों के सामने जादुई भुट्टा मशीन में जैसे ही एक भुट्टा डालती है, वो चमचमाते सोने के भुट्टे में ढलकर बाहर आता है। ये तो जादू हो गया।
ये जादू ऐसे नहीं हुआ है। ये एक जादुई भुट्टा मशीन है जिसमें से हमारे भुट्टे सोने के भुट्टों में बदल कर निकलते हैं। अब जादुई भुट्टा मशीन से नीरजा की गरीबी दूर हो जाती है, जिसे जल भुनकर धीनू कहता है, अरे ऐसा भी कौन सा जिन्न का जादू हाथ लगा है इस नीरजा के, जो हफ्ते भर के भीतर ही ये फटे हाल से मालामाल हो गई। पहले हवेली जैसा घर ठोक दिया, ऊंचे स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया, और तो और भुट्टे बेचने का धंधा भी छोड़ दिया। पता लगाना पड़ेगा। एक सवेरे, बच्चों, मैं तुम्हारे बाबा को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा, इसलिए गलती से भी किसी के सामने इस जादुई भुट्टा मशीन का भेद मत खोलना। निश्चित होकर जाओ माँ। उनके जाते ही लालची धीनू दीवार फांदकर भीतर घुस आता है। यही सही मौका है तहकीकात करने का। लाख छानबीन करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। जाने कहाँ है वो सोने का चिराग, जिसके जादू से ये चीथड़ों में जीने वाले कल के गंगू तेली भिखारी राजा भोज का जीवन काट रहे हैं। क्या पता इन चंगू मंगू को कुछ पता हो, पूछकर देखता हूँ। धीनू चिंटू के पास आकर उन्हें मिठाई का लालच देता है। अले ले 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 मेरा चिंटू, शाइनी की बर्फी खाएगा बेटा? धीनू बखूबी जानता था कि गुड़िया उसके चाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए वो भोले चिंटू को अपना शिकार बनाता है। शाबाश चिंटू बेटा, जल्दी से बता कि ये घर बार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मेरी माँ के पास एक जादुई मशीन है जिसमें भुट्टे डालने पर वो सोने के भुट्टे हो जाते हैं। जादुई भुट्टा मशीन के कारनामे को सुनकर धीनू के मन में अब घनघोर लालच समा जाता है और वो उस मशीन को अपने घर लाकर हाथ मलते हुए कहता है, अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, जिसके बाद इस पूरे गांव पर मेरा ही दबदबा होगा। वो लालच में आकर एक साथ कई सारे भुट्टे जादुई मशीन में डाल देता है, मगर उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। अरे ये भुट्टे सोने के भुट्टे में क्यों नहीं बदल रहे? वो कई बार ऐसा करता है, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, जिससे तंग आकर वो उस जादुई भुट्टा मशीन को पटक देता है। अगर ये भुट्टा मशीन मुझे सोने के भुट्टे नहीं दे सकती तो मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। तभी उसकी आंखों के सामने वो जादुई मशीन फिर जुड़ जाती है, जिसके भीतर से अनगिनत भुट्टे उस पे बरस पड़ते हैं। अरे 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 बचाओ, अरे मोरी मैया, इन भुट्टों ने तो मुझको आगे से पीछे और ऊपर से नीचे तक चोटिल कर दिया। अरे अरे बचाओ 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 बचाओ। तभी नीरजा पूरे गांव को लिए वहां हाजिर हो जाती है। सभी उसकी दुर्दशा देखकर हंस पड़ते हैं। कैसी पड़ी भुट्टों की मार? अरे पूछो मत। कोई चाहे कितना भी रोके धीनू, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। व्यापारी धीनू का लालच उस पर बुरी तरह भारी पड़ता है, जिससे उसे सबक मिल जाता है। अंत में जादुई भुट्टा मशीन वापस से नीरजा के पास आ जाती है, जिससे अब नीरजा गरीब लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाकर इंसानियत को कायम करती है। सास बहू की जामुन की खेती। दूर दराज बसे हरिगंज गांव में हेमलता और सुप्रिया नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। वो दोनों खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर चलाया करती थी। लाख मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ खास कमाई नहीं लगती थी। आज वो दोपहर खेत में काम कर रही थी। इन सब्जियों की उपज को देखकर मेरा कलेजा फूले नहीं समा रहा। माँ जी, ये सारी सब्जियाँ हमारी जी तोड़ मेहनत का प्रतिफल हैं। बिना किसी खाद और उर्वरक के सहारे भी हमारी खेती कितनी फली फूली है। एक एक गुच्छे में कितने सारे बैंगन और सब्जियां लटकी हुई हैं। सब्जियां पूरे तौर से पककर तैयार हो चुकी हैं। इन्हें आज ही तोड़ना होगा। दोनों सास बहू सावधानी से सब्जियों को तोड़कर टोकरी में भरकर उन्हें जाकर मंडी के एक व्यापारी सुरेंद्र को दे आती हैं। ये लो हेमलता बहन, तुम्हारी सब्जियों का मोल। मंडी का व्यापारी सुरेंद्र अव्वल दर्जे का कंजूस इंसान था। वो उनके किफायती सब्जियों को थोक में खरीद कर ऊंची दर पर उनकी बिक्री किया करता था। अब ये बात सास बहू को समझ आने लगी थी। हमने इतनी उत्तम गुणवत्ता की सब्जियां उगाई थी, फिर भी उस मक्कार व्यापारी ने कितनी चालाक बातों से हमें चूना लगाया और हमारी सब्जियां सस्ते में खरीद ली। माँ जी, अब हम उससे अपनी सब्जियों का सौदा नहीं करेंगे। दोनों सास बहू सब्जियां उगाकर उन्हें खुद से बाजार में बेचने लगी थी। उनका पैतरा काम कर गया और उनकी आमदनी अठन्नी से कुछ हद ऊपर उठती है। उस जमा पूंजी से उन्होंने 1 एकड़ खेती की जमीन खरीद ली और कहने लगी, माँ जी, जेठ का महीना समाप्ति की ओर है, मानसून शुरू होने को है। अब हमें बरसाती फसल उगाना चाहिए। बहू,
सब्जियां तो हम पूरे साल उगाते हैं, इस बार क्यों ना हम फलों की खेती पर जोर दें। माँ जी, आमतौर पर बरसात के मुख्य फल हैं जामुन और लीची। सभी किसान लीची की फसल पहले ही बो चुके हैं, इसीलिए हम जामुन की खेती करेंगे। लेकिन बहू, जामुन के पौधे को सयाने होने में बरस लगता है, तब तक हमारे पेट का गुजारा कैसे चलेगा। माँ जी, क्यों ना हम जमीन के आधे शोर में सब्जियों की बुआई कर दें और बचे हुए आधे भाग में जामुन की खेती करें। इसे जामुन के वृक्ष तैयार होने तक हम किसानों की रीढ़ की हड्डी टिकी रहेगी। दोनों जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए कृषि विभाग से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद तय करती हैं। हमें जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए CISH के उन्नत जामुन के पौधों को लगाना होगा। साथ ही कुछ वक्त पौधों के खाद पानी का भरपूर ध्यान देना होगा। जामुन की फसल तो बड़ी चुनौतीपूर्ण निकली। माँ जी, वो किसान ही क्या जिसने फसल में चुनौती न ली हो। अगर आज हम पौधा लगाएंगे तो कल इसका फल भी तो हम ही खाएंगे। अब दोनों सास बहू संग मिलकर हल चलाकर बंजर जमीन की जुताई करती हैं। जामुन की खेती के लायक मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमें एक खास योजना को ध्यान में रखना होगा। जामुन की भरपूर उपज के खातिर हमको 2 जामुन के पौधों के बीच 5 मीटर की दूरी का अंतराल रखना होगा, जिससे जब ये नन्हे पौधे पेड़ बने तो इनकी जड़ों को फैलाव मिले और अधिक जामुन उगे। दोनों सतर्कता से जामुन के पौधे लगाती हैं। वो प्रतिदिन उन पौधों में पानी देती, जिससे कि जामुन के पौधे तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। 1 महीने में ही हमारे पौधों के कद में इतने इंच का इजाफा हुआ है। जामुन पौधों की अच्छी देखभाल के चलते उनके पौधे तकरीबन आधे वर्षों में परिपक्व होकर पेड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। माँ जी, वो देखिए, जामुन के वृक्ष में जामुन के गुच्छे बनने की शुरुआत हो चुकी है। इस बरसात में हमारे जामुन के पेड़ हमें कई गुना जामुन देंगे। देखते ही देखते मानसून का महीना परवान चढ़ने लगता है, जिसके साथ मूसलाधार बरसात प्रारंभ होती है। इस बरसात की फुहार को देख रही है बहू, ये पहली दफा है जब हमारे मन में कोई डर नहीं, क्योंकि ये बरसात हमारी कमाई का जरिया बनेगी। क्योंकि इस बरसात की बूंदे जामुन के पौधों की खातिर अमृत के जैसे हैं। ये बरसात ही तो उनके शीघ्रता से पकने में सहायक बनती है। अगली भोर दोनों सास बहू टोकरी लेकर जामुन के खेत में आकर कहती हैं, कल की तूफानी बरसात के चलते जामुन के पेड़ का झुकाव नीचे की तरफ हो चुका है, इसीलिए हमें पेड़ की चढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आसानी से जामुन तोड़ सकते हैं। वो पके हुए जामुन को गुच्छों से अलग करके उन्हें टोकरी में भरकर बाजार में बेचने पहुंचते हैं। आओ आओ भाई और बहनों, ले जाओ ताजे रसीले मीठे जामुन। स्वाद में लाजवाब, रंग से काला, जो चखे हम सास बहू के जामुन वो होगा किस्मत वाला। माँ जी, ऐसे तो कोई भी हमारी जामुन नहीं खरीदेगा। हमें जामुन की कीमत घटाकर बेचना चाहिए। जहां एक और बिनामल नाम का ठेले वाला ग्राहकों से जामुन की ऊंची कीमत वसूल रहा था, सास बहू के जामुन का घटा दर सुनकर सारे ग्राहक उसको घेर लेते हैं। अरे ये बाजार में मेरे जैसे जामुन का व्यापार शुरू करने वाला ये 2 हंसों का जोड़ा कहाँ से फड़फड़ाता हुआ चला आया है। 100 का 1.5 किलो पेश है ताजे रसीले जामुन। खाओ और बरसात का लुत्फ उठाओ। सौदा तो एकदम ताजा है, फिर इतना सस्ता क्यों बेच रही हो इन जामुनों को? अरे भाई जी, आप सिर्फ आम खाने पर जोर दो, गुठलियाँ गिनने का काम हमारा है। हाँ ठीक है, फटाफट से 100 रुपए के जामुन तोल दो। जामुन की उत्तम गुणवत्ता के चलते कुछ ही पलों में उनके सारे जामुन सफाचट हो जाते हैं। तभी विनामल उन्हें घेर कर कहता है, देखो तुमने एकदम सेम धंधा खोला है, मगर मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। सुना है तुम इन जामुन को अपने खेत से तोड़कर बेचती हो। कल से टोकरी भरकर जामुन मुझे भी दे दोगी। इसे तुम्हारे जामुन चूकर गिरेंगे भी नहीं और तुम्हारे पास कुछ राशि भी आ जाएगी। दोनों सास बहू बिनामल की बात में हामी भरती हैं और घर आकर कहती हैं, पहले ही दिन हमें जामुन बेचकर अच्छी खासी कमाई हुई है। अभी तो पूरा बरसात बचा हुआ है और अब प्रतिदिन बिनामल भी हमसे जामुन खरीदेगा। वो सवेरे तड़के उठकर घर का काम धाम निपटाकर जामुन के खेत पहुंचकर जामुन तोड़कर उन्हें बेचने के लिए फिर से बाजार पहुंचती हैं। जामुन ले लो, ताजे रसीले मीठे काले जामुन, जामुन ले लो। अच्छा तो तुम ही हो वो जामुन बेचने वाली सास बहू? माफी चाहूंगी, आपको पहचाना नहीं। अरे हम झबुआ की मुंह बोली भौजाई हैं। वो कल तुमसे 1.5 किलो जामुन खरीद ले गया था,
तब से जामुन का बखान करते थक नहीं रहा। जरा हम भी तो चखें तुम्हारे जामुन। वो जामुन की ढेरी में से जामुन उठाकर एक जामुन चखकर कहती है, क्या बात है, तुम्हारे जामुन तो पूरी तरह से गूदे से भरपूर हैं। मिठास में तो एकदम अमृत है। दाम भी इतना कम, कहाँ से खरीद लाती हो ये जामुन? ये जामुन खरीद कर नहीं, बल्कि हम सास बहू के खेत से आए हैं। हमने मिलकर उगाए हैं ये जामुन। अरे वाह, खेती में तो तुम दोनों सास बहू ने निपुण तबके के किसानों को भी पीछे छोड़ डाला। खेती के साथ फल बेचने का भी अच्छी समझ है आप में, वरना तो एक ये बिनमल है। ससुरा अब तक यही हर साल पूरे बाजार में जामुन का ठेले लगाने वाला इकलौता व्यापार था। शुक्र है जो अब आप दोनों सास बहू आ गई। एक तो ये कच्चे कसैले जामुन बेचता है और उसकी कीमत तो गला काट रखता है। खैर, जल्दी से 2 किलो जामुन तोल दो। एक के बाद एक ग्राहक उनके जामुन खरीदने के लिए दुकान पर जमावाड़ा लगा रहे थे। एक वो दौर था माँ जी, जब हमने साथ मिलकर ताउम्र सब्जियां उगाई। उसे सिर्फ घर की दाल रोटी मुश्किल से चल पाती थी, मगर इस जामुन की खेती और बिक्री ने हमारी गरीबी का तख्ता पलट करके रख दिया। हर दिन के साथ उनकी जामुन की बिक्री बढ़ती जा रही थी, कमाई भी खूब हो रही थी। पूरी बरसात उन्होंने जामुन बेचकर पैसे जोड़े, जिसका उन्होंने सदुपयोग करके एक मजबूत टिकाऊ घर का ढांचा बनाया। अब हेमलता और सुप्रिया की काया एकदम नई पहचान में बदल चुकी थी। वो अमीर हो चुकी थी, जिसका सारा श्रेय उनके जामुन की खेती पर आश्रित था।